हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबकी बायोलॉजी मेंटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्रेब साइकिल की बात कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो सब आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और साथ ही हम लोग आज बात करेंगे आरक्यू की, रेस्पिरेशन क्वेश्चन की, जिसमें CO2 और O2 का क्या रेशियो होता है और कैसे हमको हर कंपाउंड का आरक्यू अलग अलग मिलता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे पाया जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारा क्रेब्स साइकिल चल रहा था। तो मैट्रिक्स के बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन में ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिचुएटेड होता है, पाया जाता है। तो हम अगर ETS की बात करें तो इट इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन्स आर पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। इसमें जो ETS सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरह काम करता है। एक इलेक्ट्रॉन वन कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसपोर्ट होते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आगे हम बात करें तो NADH एंड FADH2 यूटिलाइज विच इज फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। हमने क्रेब साइकिल में देखा था कि वहां पे NADH का भी फॉर्मेशन हो रहा था, FADH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा था और साथ में हमारा GTP का भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो GTP तो बच्चों खुद अपने आप में एक एनर्जी करेंसी है, ATP है। लेकिन इस NADH और FADH2 का हुआ क्या, ये NADH और FADH2 फिर से ATP के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं जब ये जाते हैं या ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। अगर NADH और FADH2 को भेज देंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बच्चों ATP सिंथेटेज पाया जाता है, जिसके कारण वहां पे ATP की सिंथेसिस होती है। आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन आर पास्ड टू ऑक्सीजन लास्ट में। तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां पे वाटर का और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो ये कैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये कैसे अरेंज होते हैं, उसकी बात करें तो सबसे पहले इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, तो टोटल हम बात करें इसमें 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। टोटल इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनका अरेंजमेंट हम देखें तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1, फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 4 एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स 5 का इन्वॉल्वमेंट बच्चों यहाँ पर होता है। अगर हम नाम की बात करें, नेमिंग की बात करें कि हर कॉम्प्लेक्स का क्या क्या नेम है, क्या क्या वर्क है, तो कॉम्प्लेक्स 1 की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 को हम नाम देते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस। देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स 1 में हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ देखें कि इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेस, तो यहाँ देखो NADH का डिहाइड्रोजनेशन होगा और कन्वर्जन होगा NAD प्लस में, और इसी को हम FeS FMN कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है तो 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे बाहर में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यही 4 प्रोटॉन्स यहाँ नेक्स्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो है कॉम्प्लेक्स 3, इसके जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम B C1। साइटोक्रोम B C1 इसलिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, साथ में FeS कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। जो यहाँ से देखो बच्चों FeS से कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स में या साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम एक और नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स 3। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया गया तो फिर से यहाँ पर 4 प्रोटॉन रिलीज हो गए। ठीक है बच्चों, हम आगे बात करें तो देखो नेक्स्ट यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है कॉम्प्लेक्स 2 को, जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। यानी कि यहाँ पे सक्सिनेट का कन्वर्जन होगा फ्यूमरेट में। तो कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, जहाँ पे सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में, और इसी को हम यहाँ पे देखो बच्चों हम देखें कि ये जो साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन आया वो फिर यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। ठीक है,
फिर हम बात करें तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स 4 को दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 को बच्चों हम एक और नाम देते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। यहाँ पे देखो बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे कॉपर पाया जाता है और साइटोक्रोम ए एंड ए3 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, कॉपर आयन पाया जाता है। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर गया, 2 प्रोटॉन यहाँ से गया, तो H+ देखो यहाँ पे बाहर निकला है, 2 प्रोटॉन यहाँ पे दिया जाता है। यहीं पर देखो वाटर का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन कंबाइन करता है 2 प्रोटॉन से और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट बात करें तो यहीं पर कॉम्प्लेक्स 5 पाया जाता है हमारा, जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। जस्ट कॉम्प्लेक्स 4 के बाद कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम एटीपी सिंथेस भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर बच्चों एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है तो एटीपी बनाता है। और यहाँ पर जो प्रोटॉन आए हैं, ये 2 प्रोटॉन एक बार हम यहाँ पे भेजे जाएंगे तो 1 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी 2 प्रोटॉन लगेंगे तो 1 एटीपी यहाँ पे बनेगा। अब हम देखें, बात करें तो इस पूरे ईटीएस में, इस पूरे ईटीएस को चलाने के लिए अभी हम बात किए थे कि इस पूरे ईटीएस को चलाने के लिए क्रेब्स साइकिल में हमारा जो NADH और FADH2 बना हुआ था, वही इस ईटीएस को चलाएगा, वही NADH का यहाँ पे होगा रिडक्शन और वही FADH2 का भी यहाँ पे होगा रिडक्शन। तो कैसे होगा बच्चों, तो अगर 1 NADH यहाँ पे भेजा जाएगा इस ईटीएस को, इस ईटीएस को अगर 1 NADH भेजा जाएगा तो 3 एटीपी का फॉर्मेशन ये करेगा। इसी ईटीएस में अगर 1 FADH2 का मॉलिक्यूल भेजा जाएगा तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। मैं फिर से बोलती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसमें बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। उन हर कॉम्प्लेक्स का अलग अलग काम है। जैसे हम बोले कॉम्प्लेक्स 1, तो कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोल रहे थे NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोल रहे थे साइटोक्रोम B C1। कॉम्प्लेक्स 2 को हम बोल रहे हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोल रहे हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स 5 को हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेस। अगर हम आपसे पूछे कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है बच्चों, तो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है कॉम्प्लेक्स 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर किए जाते हैं और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 को भेजा जाता है, जहाँ पे एटीपी सिंथेस एंजाइम पाया जाता है और यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ईटीएस से रिलेटेड कि अगर हम ईटीएस में 1 NADH को भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उससे, तो टोटल हमें 3 एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर हम 1 FADH2 मॉलिक्यूल को ईटीएस में ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल ईटीएस की बात करें, जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया है, तो NADH देखो, NADH हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो कॉम्प्लेक्स 1 को भेजा गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 का नाम ही था NADH डिहाइड्रोजनेज, जो NADH में डिहाइड्रोजनेशन कराएगा, उससे हाइड्रोजन आयन रिमूव कराएगा। फिर इसको भेजा जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 को, जिसको हम बोल रहे थे FADH2 को, जहाँ पे भेजा जाता है और यहाँ पे सक्सिनेट से बनता है क्या बच्चों, देखा था हमने, फ्यूमरेट। फिर कॉम्प्लेक्स 3 को भेजा जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 को हम कहते हैं साइटोक्रोम B C1। फिर साइटोक्रोम C को, फिर से कॉम्प्लेक्स 4 को, कॉम्प्लेक्स 4 में वाटर का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, इसी को हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 को भेज दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स 5 पे ही एटीपी सिंथेस एंजाइम पाया जाता है और यहीं पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। फिर हम अगेन जो हम बात बोले थे आपको, उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि 1 NADH2 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है और 1 FADH2 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये बच्चों ओवरऑल आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आगे हम बात करें तो ईटीएस का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या चीजें हमें ईटीएस से समझ में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो ईटीएस चलेगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही हम देखे थे दूसरा रोड था जो मेटाबॉलिक का, ग्लिसरॉल से बन रहा था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बन रहा था एसिटिल कोएंजाइम ए, जो लिंक था क्रेब्स साइकिल और पायरुवेट के बीच का, वही एसिटिल कोएंजाइम ए ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा था या कंबाइन किया जा रहा था ऑक्सैलो एस्टेट से
और बन रहा था हमारा साइट्रिक एसिड, जो फिर फर्दर क्रेब्स साइकिल को चला रहा था। अब उससे बच्चों जो NADH और FADH2 बना, वही NADH और FADH2 मॉलिक्यूल को भेजा जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसी NADH और FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, उसी इलेक्ट्रॉन या उसी प्रोटॉन का यूज हो रहा है किसमें, ATP के सिंथेसिस में। तो वहां पे तो आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हुआ था। ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ था तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, क्योंकि लास्ट में सारे हाइड्रोजन कहाँ पे भेजे जा रहे थे, ऑक्सीजन को भेजे जा रहे थे। और ऑक्सीजन के पास भेजे जाने पे हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। हम देख भी सकते हैं इसमें। तो इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 से पहले हमारा ये था कॉम्प्लेक्स 4, जहाँ पे ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम अगर बात करें कॉम्प्लेक्स 4 की, हाँ कॉम्प्लेक्स 4 की, तो देखो बच्चों यहाँ पे हाफ O2 कंबाइन किया है प्रोटॉन से, यानी फाइनल ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और बनाया है वाटर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा वो होगा ऑक्सीजन, जो कि वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये लाइन मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर दूसरा हम बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। आपने देखा कुछ मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेटिव और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है दोनों का। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक इसी तरह फॉस्फोराइलेशन एक जगह और आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने लाइट रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब आप लोग लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होंगे, तब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। आप लोगों से बोले कि फोटो फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मेजर डिफरेंस क्या हो रहा है बच्चों। फोटो फॉस्फोराइलेशन में देखो बच्चों, फोटो मतलब लाइट, जब लाइट एनर्जी सनलाइट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही थी और उसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसको हम कह रहे थे, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा था तो इसको हम कह रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन इस जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वहां पे कहीं पर भी सनलाइट की कोई नीड नहीं है, लाइट एनर्जी की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्रोटॉन के कारण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो प्रोसेस हो रहा है उसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम आगे बात करें, तो आगे हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 5 में का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आखिर उसके बारे में हम अगर बात करें तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स 5 में बेसिकली दो चीज पाई जाती है, F0 और F1 कॉम्प्लेक्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स 5 की बात करें तो इस कंपोनेंट को हम कहते हैं F0, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं F1। हम F0 को एक और नाम देते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स F0, जो क्या करता है, फॉर्म चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। जो F0 होता है बच्चों, एक चैनल की तरह काम करता है जिसके कारण ही प्रोटॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब हम दूसरा बात करें F1 की, कि F1 क्या है। तो F1 इसी एटीपी सिंथेस का, ये पूरा स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं एटीपी सिंथेस का, तो इसी एटीपी सिंथेस का F1 जो है वो हेड पीस है, जिसको हम कहेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि ये पेरीफेरी की तरफ पाया जाएगा, इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो F1 है वो एटीपी सिंथेसिस का हेड पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, और यहीं पर बेसिकली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम आपसे बोले कि एटीपी सिंथेस एंजाइम बेसिकली किस पार्ट में पाया जाता होगा,
F0 में या F1 में। तो एटीपी सिंथेस एंजाइम बेसिकली बच्चों F1 में पाया जाता है और यहीं पर एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये बात हुई पूरी कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो बच्चों ये छोटा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में करा क्या रहे थे। तो सबसे ग्लाइकोलिसिस कराया था। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था उसका की प्रोडक्ट क्या है। तो की प्रोडक्ट हमने देखा था ग्लूकोज। ये भी हमने देखा था बच्चों की अगर ग्लूकोज रहेगा प्लांट में तो वो यूटिलाइज हो जाएगा रेस्पिरेशन में। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड हमारा बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में न रह के किस फॉर्म में रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में जनरली रहता है। क्योंकि जो सुक्रोज है वो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट नहीं है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। तो अगर वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो एज इट इज फूड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लांट में पाया जाएगा। तो प्लांट से में फोटोसिंथेसिस से बना हुआ फूड प्रोडक्ट सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, जिसको हमने इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कराया था। जो ग्लूकोज था बच्चों वही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा था, ग्लाइकोलिसिस पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यही जो ग्लूकोज है बच्चों ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट किया और बनाया पायरुवेट। तो पहला जो एटीपी मॉलिक्यूल हमें मिला था वो कहाँ से मिला था, इस ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस से, जिसमें हमें मिला था बच्चों 2 एटीपी मॉलिक्यूल। फिर हम आगे बात करें तो ये जो पायरुवेट है, अब यहाँ से दो पाथवे देखे थे हमने, दो मेटाबॉलिक रोड देखे थे, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ एक जा रहा था जिसमें हमने लैक्टेट का फर्मेंटेशन देखा था, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन देखा था और अल्कोहल का फर्मेंटेशन देखा था। दूसरा अगर मेटाबॉलिक रोड देखें जिसमें हमें जाना है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, तो दूसरा मेटाबॉलिक रोड बच्चा हमारा क्या था, पायरुवेट फिर एंट्री कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी गुड, पायरुवेट एंट्री कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। और किस फॉर्म में एंट्री कर रहा था, चूंकि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एज इट इज एंट्री नहीं कर पाता, इसलिए पायरुवेट को कन्वर्ट होना पड़ा था एसिटिल कोएंजाइम ए में। यानी कि एसिटिल कोएंजाइम में एक लिंक रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़े रखता है या जोड़ने का काम करता है। तो एसिटिल कोएंजाइम में एक तरह से लिंक रिएक्शन है। ये जो एसिटिल कोएंजाइम है फिर भेजा जा रहा था किसको, क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए। हमें 2 एटीपी या हम बोल सकते हैं जीटीपी हमें यहाँ से मिल रहा था क्रेब्स साइकिल से। क्रेब्स साइकिल से जो NADH और FADH2 बना, क्रेब्स साइकिल से बच्चों जो NADH एंड FADH2 बना था, यही NADH और FADH2 ETS साइकिल में भेजा जाता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। और ईटीएस साइकिल में भेजने के बाद टोटल हमें 32 एटीपी मिलती है बनने के बाद। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन का कि कौन कौन से प्रोसेस में कितने कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। हम आगे बात करें तो देखें, अगर हम डायरेक्टली बात करें ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने एटीपी मिले, ग्लाइकोलिसिस से हमें डायरेक्टली 2 एटीपी मिल रहे थे बच्चों, जो हमने देखा डायरेक्ट हमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था और साथ में 2 NADH मिल रहा था। जैसा कि हमने बताया कि अगर 2 NADH मिल रहा है तो एक NADH से कितने एटीपी के फॉर्मेशन होंगे। तो हमने अभी देखा था कि अगर एक NADH ETS में इन्वॉल्व होगा तो 2 एटीपी बनाएगा। तो अगर 2 NADH ATS में इन्वॉल्व हुआ है बच्चा तो 6 एटीपी का फॉर्मेशन ये करेगा। यानी ग्लाइकोलिसिस से टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलने के बाद हमें 8 एटीपी बनेगी मिलेगी, 8 एटीपी हमें मिलेगी। फिर हम अगर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हमें एटीपी नहीं मिल रहा था, सिर्फ NADH मिल रहा था। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। तो फिर हम वही बात करते हैं कि इसी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH को अगर ETS को भेज दिया जाए तो वो कितने एटीपी का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। मैंने बताया है एक NADH से 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 NADH से 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा।
सॉरी 3, 1 सेकंड देख लेने दो बच्चों थोड़ा यहाँ। 3 एटीपी का फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ। हाँ, यहाँ 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक NADH से 3 एटीपी का, ये लिख लो बच्चों, 3 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो 2 NADH से कितने एटीपी बनेंगे हमें? 6 एटीपी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं TCA साइकिल में। तो TCA साइकिल में अगर हम बात करें तो हमें 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GTP मिल रहा था, यानी कि 2 ATP हमें एज इट इज मिल जा रहा था। अगर हम 6 NADH हमें मिल रहा है तो एक NADH से 3 ATP, 6 से 18 ATP, एक FADH से, एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 FADH2 से, तो 2 FADH2 से 4 ATP, ठीक है। इसी तरह 2 GTP मतलब 2 ATP। अब हम टोटल को कैलकुलेट करें बच्चों तो देखो 6 7 8, 8 6 18 4 और 2, टोटल आएंगे हमारे 38 ATP। आप ऐड करके देख लो बच्चों, मे बी गलत तो नहीं है ये, एक बार आप देख लो और 1 NADH से इसको सही कर लो आप, वरना फिर कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे लिख लो कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ लिख लो बच्चों अच्छे से कि 1 NADH से, 1 NADH से, 1 NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा और 1 FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। मैं अपने पिछले स्लाइड्स में भी देख लेती हूँ कि हर जगह सही तो लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से लिखा हुआ है तो कुछ गलत लिखा गया हो इसमें। हाँ, तो 1 NADH से 3 ATP, 1 FADH2 से 2 ATP, ये सही है। और यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो 1 NADH से 3 ATP एंड 1 FADH2 से 2 ATP। आई होप ये सब आप अपने से कैलकुलेट करके देख लोगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से आप लोगों के लिए इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कितने कितने ATP कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। फिर हम बच्चों बात करते हैं कि अब फर्मेंटेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो हम बच्चों फर्मेंटेशन में पहले ही बताए थे कि फर्मेंटेशन को ही हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन को ही बच्चों हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम बोले थे कि जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। तो पहला यही है बच्चा, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हमें देखने को मिलेगा, जिसमें CO2 और H2O दोनों का फॉर्मेशन भी होगा। अगर फर्मेंटेशन होगा तो नेट गेन ऑफ ATP हमें 2 ATP मिलेंगे देखने को। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो नेट गेन हमें 36 ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर फर्मेंटेशन होगा बच्चों तो NADH ऑक्सीडाइज होगा NAD प्लस में, हमने देखा भी था। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो देखो सेम चीज होगा, NADH का ऑक्सीडेशन होगा NAD प्लस में। तो ये आप देख लोगे कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट क्लास में बाद में लेकर आऊंगी इसके आगे का, और आई होप नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म हो जाएगा।